ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हैदराबाद और बेंगलुरु के मुकाबले की, जो कि खेला गया ब्रबॉर्न स्टेडियम में, जिसमें केन विलियमसन की सेना ने दर्ज की लगातार अपनी 5वीं जीत और बेंगलुरु के नाम लगी हार। दोनों ही टीमें 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बढ़िया नेट रन रेट के चलते अब आरसीबी की जगह उस पॉइंट्स टेबल में ले लिए, उसी दिन जिस दिन गुजरात टाइटंस ने अंक तालिका के शिखर पे खत्म किया था अपना दिन। पीयूष चावला से बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की इस परफॉर्मेंस की, जिसकी कहानी जो थी वो गेंदबाजों ने ही तय कर दी। पीयूष, कितने इंप्रेस हुए आप हैदराबाद के गेंदबाजों से, जिस तरह से यानसन और नटराजन ने आज गेंदबाजी की? हाँ, जिस तरीके से शुरुआत करी, अगर आप पहले ही ओवर में अपना पहला ओवर डाल रहे हैं और 3 विकेट आउट कर देते हैं और उसमें 2 बड़े दिग्गज बल्लेबाज शामिल थे, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी, तो आप आधी कमर टीम की वैसे ही तोड़ देते हैं। और वैसा ही यहाँ देखने के मिला, एक ओवर में आपने 3 आउट किए और फिर उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक के खेल नहीं पाया और नतीजा 68 रन पे टीम ढेर हो गई। वही, लेकिन जिस तरीके से उनके प्लान्स जो हैं वो एक के बाद एक बढ़िया तरीके से आते जा रहे हैं। हैदराबाद के लिहाज से अगर देखा जाए, मुठैया मुरलीधरन उनके कैंप में है, डेल स्टेन उनके कैंप में है, तेज गेंदबाज भी अपना दम दिखा रहे हैं और जे सुचित जैसे खिलाड़ी भी जो हैं वो रंग में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत हुई, T20 फॉर्मेट या कोई भी फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि आप उसमें शुरू कैसे करते हैं, और यहाँ तो शुरू जिस तरीके से हुआ, दूसरे ओवर में ही 3 विकेट गिर गए थे, तो उसके बाद जो बाकी के गेंदबाज होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है गेंदबाजी करना, क्योंकि जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता है तो उसको पता नहीं होता कि अब मैं क्या करूँ, कि अभी इनिंग बनाने जाऊँ या मैं रन बनाने जाऊँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई। और पावर प्ले में 4 आउट भी हो गए थे, और उन 4 में जो 3 उनके मेन बल्लेबाज हैं, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस एंड ग्लेन मैक्सवेल, तीनों ही आउट हो गए थे, तो वहां से कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर दिनेश कार्तिक, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, आज थोड़ा सा अनलकी रहे, डाउन द लेग बॉल थी, खराब बॉल थी, मारने गए, तो आज कुछ भी जो था वो आरसीबी के पक्ष में नहीं हुआ। पर इस बैटिंग के फ्लॉप शो के पीछे क्या क्या कारण आप मानते हैं? क्या सिर्फ ये किस्मत का खेल है, या फिर आप थोड़ा सा क्रेडिट गेंदबाजों को देंगे, थोड़ा फील्डिंग को देंगे, जिस तरह से कैचेस पकड़े पूरन ने, विलियमसन ने, और स्टंपिंग भी एग्जीक्यूट की? देखिए, आप किस्मत का खेल तो नहीं कह सकते, क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी करी। अगर आप बात करें, पहला विकेट जो गेंद पे फाफ डुप्लेसिस आउट हुए, इन फॉर्म बल्लेबाज थे, जिस तरीके का गेंद उनको वो डाला, हवा में बॉल अंदर आ रहा था, पड़ के बाहर निकल गया, कोई भी बल्लेबाज उस पर आउट हो सकता था, बीट भी हो सकता था, पर जो किस्मत थी कि स्टंप को लग के बॉल चली गई। उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली को उन्होंने, अगर आप देखें तो उसी बॉल के से जस्ट पहले स्लिप, जो कवर पॉइंट का फील्डर निकाल के दूसरी स्लिप में तैनात किया, और वहाँ पे उसी प्लान के तहत उन्होंने आगे बॉल डाली, जहाँ कवर ड्राइव वो खेलना पसंद करते हैं, पैर उतना गया नहीं, बॉल लगी, अगर वहाँ सेकंड स्लिप नहीं होती तो वो चौका हो जाता। तो वो एक अच्छी कप्तानी, तो आप सारा श्रेय जो है वो लक को नहीं दे सकते, अच्छी कप्तानी और बहुत अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा कोइंसिडेंस की तरफ जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि 23 अप्रैल वही दिन जिस दिन बैंगलोर ने आईपीएल के इतिहास में अपना सर्वाधिक स्कोर जड़ा था, वही दिन जिस दिन उन्होंने लोएस्ट स्कोर भी बनाया है, और उसके बाद ये 68 रन की पारी। लेकिन एक और चीज जो संजोग की तरह लोग देख रहे हैं, लगातार दूसरा गोल्डन डक विराट कोहली के लिए उस तरह से बल्ला चल नहीं रहा है। पीयूष, कंसर्न है? देखिए, कंसर्न है, क्योंकि इतना बड़े बल्लेबाज जब आपकी टीम में होता है और उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो उसका असर टीम पे देखने के लिए मिलता है। हालांकि अभी तक बहुत अच्छा खेली है आरसीबी, क्योंकि कोई ना कोई आके परफॉर्म कर रहा था, चाहे वो फाफ डुप्लेसिस हो या ग्लेन मैक्सवेल हो या दिनेश कार्तिक हो, या कहीं जो छोटी छोटी पारियां खेली 30-40 रन की, शाहबाज अहमद, पर आज तो पूरी तरीके से बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई। और विराट अगर आउट हुए भी, जैसे पिछले मैच में हुए, इसमें हुए, तो ऐसा दौर हर प्लेयर के टाइम में आता है, और वही एक दौर है। और जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं, सिर्फ दरकार है एक बड़ी इनिंग की। और जैसे वो बल्लेबाज हैं, और जितना मैंने उन्हें देखा है, मैं जानता हूँ, वो कहीं ना कहीं अंदर बहुत तड़प रहे होंगे वापस अंदर जाने के लिए, कि फटाफट से मैच हो और मैं अंदर जाके एक बड़ी पारी खेलूँ अपनी टीम के लिए। आरसीबी के लिहाज से देखा जाए तो पिछले दोनों सीजन में उन्होंने पिछले 7 में से 5 मैच अपने जीते थे, और उसके बाद एक गेम हमेशा आता है आरसीबी का जहां से वो नेट रन रेट जो है वो काफी सफर कर जाता है। क्या ये वो एक गेम है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा गेम है जिसे वो भुला देना चाहेंगे और वापस जीत के मोमेंटम पे जल्दी से आ जाएंगे? देखिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें आप 1-2 गेम आपके ऐसे आते हैं। ये गेम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कि इसमें 12 ओवर के रहते गेम खत्म हो गया, और इसका फ़ायदा मिला एसआरएच को, जो एक टाइम में लग रहा था कि ठीक है, अंक तालिका में ठीक है, लेकिन रन रेट में बहुत पीछे है। पर आज तो सब कुछ ही बराबर हो गया, और जो अंक तालिका में, क्योंकि पॉइंट्स कई टीमों के बराबर हैं, और रन रेट में काफ़ी ऊपर पहुंच गई, और ये रन रेट आगे चल के काम आएगा। अभी हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि अभी हम मिड वे में हैं। जब ये टूर्नामेंट खत्म की तरफ जा रहा होगा और जो 2-3 टीमें फंसेंगी बराबर के पॉइंट पे, तब ये गेम बहुत फायदा करेगा एसआरएच को। आपने नेट रन रेट की बात उठाई है, तो सनराइजर्स की बात करते हैं और उनकी बल्लेबाजी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका था उनके पास। 68 रन पे आरसीबी की पारी बिखर गई थी। सनराइजर्स ने 4 मैच लगातार जरूर जीते थे पीयूष, लेकिन नेट रन रेट फिर भी नेगेटिव था। कितनी जरूरी थी अभिषेक शर्मा की वो पारी, ताकि नेट रन रेट को वो सीधे सर्वश्रेष्ठ कर दें पूरी लीग में?
देखिए, जब 68 रन का लक्ष्य होता है, क्योंकि यहाँ विकेट से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 2, 4, 5 विकेट खो भी देंगे तो आपको ज़रूरत होती है कि आप कम ओवरों में रन बनाएं। तो वो जो पारी यहाँ पे आके अभिषेक शर्मा ने खेली और केन विलियमसन, जिनका एक तरीका है, वो एक छोर संभाल के रखते हैं, उन्होंने वही किया, वही रोल अपना के रखा। लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली, 28 गेंदों पे मात्र जो रन बनाए उन्होंने, वो बहुत फ़ायदा किया टीम को और उसी का नतीजा देखने को मिला कि अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आ गए। हमने गुजरात टाइटंस के लिहाज से ये बात की थी कि क्या ये सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग अटैक है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि गेंदबाजों का दिन रहा सैटरडे के दिन। लेकिन क्या अब मैं सनराइजर्स के हिसाब से भी यही सवाल आपसे पूछ सकता हूं, और क्या आप रीअसेस करना चाहेंगे गुजरात और सनराइजर्स के इस बॉलिंग अटैक को कंपेयर करते हुए? देखिए, आप एक मैच से नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों ही टीमें लगातार अच्छा करके आ रही हैं। पर अगर आपको अभी भी एक टीम को चूज करना हो बॉलिंग के लिए, तो अभी भी मैं गुजरात के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि गुजरात के पास वैरायटी है, वो पेस है। यहाँ पे वैरायटी है, पर यहाँ पे उमरान के अलावा और किसी का वैसा पेस नहीं है। पर गुजरात के पास 3 पेसर हैं, सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। यहाँ पे जो स्पिनर है, सुचित ने ठीक है अच्छा बॉल डाला, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी थी, वो आके डाल रहे थे और बल्लेबाज कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, और अभाग्यशाली रहे यहाँ पे दिनेश कार्तिक जिस तरीके से आउट हुए। तो अभी भी अगर आप इन दोनों के बीच में बात करेंगे सिर्फ, तो गुजरात का पलड़ा भारी। क्या आप इस टीम को पूरा ट्रॉफी तक जाते हुए देखते हैं सनराइज हैदराबाद की? अभी तक हर जीत में एक अलग मैन ऑफ द मैच रहा है उनके लिए। देखिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर जीत में कोई अलग मैन ऑफ द मैच रहा है। देखिए, अभी ट्रॉफी तक तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है। ये नहीं है कि आपका छोटा सा टूर्नामेंट है, आप अभी मैच जीत गए, क्योंकि ऐसा समय भी आएगा जब शुरू में हार रहे थे तो लग रहा था कि टीम वैसे जो बैलेंस है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी जैसे जीत रहे हैं तो लग रहा है सब कुछ अच्छा है। अभी वो दौर भी आएगा कि जब ये 2-3 मैच हारेंगे भी, और ये बहुत नॉर्मल होता है इस लीग में। तो मैंने जो अपने 14 साल के अनुभव में जो देखा है, तो अभी मिडवे में कहना कुछ भी बहुत जल्दी है। मुश्किल दौर से गुजरना होगा, मुश्किल दौर से गुजरी आरसीबी। लेकिन पीयूष चावला का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।